हे हेलो व्हाट इज़ अप इंटरनेट। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अपने हाइपरनेट के ट्यूटोरियल में और देखते हैं पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, बेसिकली मैं आपके माइंड में एक ऐसा बैकअप क्रिएट कर रहा हूँ धीरे धीरे कि आप और चीज़ों को आसानी से जब मैं हाइपरनेट स्टार्ट करूँ तो समझ में आ जाए। मतलब अभी भी हाइपरनेट ही चल रहा है, हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं उसके बैकवर्ड में क्या दिक्कतें थी हाइपरनेट आने से पहले, कैसे काम होता था, कब जो है डेटाबेस में से कैसे सारा कुछ सेव हो रहा होता था और क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी। और मतलब ठीक है, समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को। तो हम समझते हैं, देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ जेडीबीसी टू डेवलप परसिस्टेंस लॉजिक। देखिए, परसिस्टेंस लॉजिक मैंने आपको बता रखा है कि डेटा, देखो परसिस्टेंस मतलब क्या कि स्टोरेज एंड मैनेजिंग डेटा फॉर लॉन्ग टाइम। तो परसिस्टेंस लॉजिक मतलब क्या, क्रड ऑपरेशंस क्रिएट करना डेटाबेस में, टेबल मतलब कॉलम है ना, उसमें नया रो इंसर्ट करना, डिलीट करना और अपडेट करना। तो वो सब क्या है, परसिस्टेंस लॉजिक है। कोई डेटा को गेट करना है, किसी पर्टिकुलर कॉलम के वैल्यू को गेट करना है, तो वो सब क्या हो गया आपका परसिस्टेंस लॉजिक। मतलब डेटा को जो आप मैनेज कर रहे हो, उसको इंसर्ट कर रहे हो, उसके साथ जो लॉजिक लिखना पड़ रहा है, तो वो लॉजिक जो हो गया, क्योंकि बिना कोड के काम कैसे होगा, तो वही हो गया परसिस्टेंस लॉजिक। जो आप लिखोगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है पहली वीडियो में। देखिए, जब हाइबरनेट नहीं आया था तब किसका यूज हो रहा था, तब जेडीबीसी का यूज हो रहा था। किसका यूज होता था, जेडीबीसी का यूज, जेडीबीसी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, मतलब पहले हम जब आपको ये जब परसिस्टेंस करना पड़ता था कुछ, ठीक है, तो हम किसका यूज करते थे, जेडीबीसी का, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, दोनों साइड से समझते हैं। इसको थोड़ा और छोटा कर दिया जाए, दिख रहा होगा। ठीक है, कैसा दिखेगा स्क्रीन पे, मैं तो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को तो ठीक दिख रहा है। आप लोगों को कैसा दिखेगा ये आप लिख के बता देना, सब सही है ना। या मैं और कुछ सजेशन हो वीडियोज़ के लिए तो आप नीचे कमेंट में लिख दिया करो कि भैया ऐसे आप कर सकते हो, आप ऐसे ऐसे ये चीज़ छोटा बड़ा फॉन्ट वॉन्ट कलर वलर वो सब बता देना। ठीक है, देखिए तो हमको ये समझना है कि भाई जब हम पहले जेडीबीसी क्या था, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, जेडीबीसी क्या था, सिंपल एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, जेडीबीसी। अब ये टेक्नोलॉजी पर पहले परसिस्टेंस लॉजिक लिखा जाता था, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी इसका नाम है। ठीक है, फुल फॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर क्या होता था कि काफ़ी लंबा प्रोसेस था यार इस पे लिखना, मतलब आपको मैनुअल क्वेरीज लिखना पड़ता। अगर आपको एक स्टूडेंट को एक डेटाबेस में सेव करवाना है तो इंसर्ट इनटू, वो पूरा कॉलम नेम, वो पूरा एसक्यूएल, वो पूरा प्रोडक्ट बोल लो टेबल, जो स्टूडेंट का टेबल था उसका नाम लिखना पड़ता, एक एसक्यूएल क्वेरी चलाना पड़ता। किसके लिए, एक रो को इंसर्ट करने के लिए डेटाबेस में। ओके, समझ पा रहे हैं मेरी बात को कि भाई तो कब जेडीबीसी था तब, मतलब ये पॉसिबल था, मतलब हम अपने जावा का ऐप के थ्रू जेडीबीसी का यूज करके, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज करके यूज कर लेते हैं। मतलब ये जेडीबीसी एक टेक्नोलॉजी का नाम है। अब इसके पास अलग अलग कंपनी है, मान लीजिए माई सीक्वल है, तो इसके पास अपना एक जेडीबीसी कनेक्टर होता था, जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, ये डेवलप करते थे। पोस्टग्रेस सीक्वल वाला ये लोग अपना किए हैं। ठीक है, जेडीबीसी ड्राइवर। ओरेकल वालों ने भी अपना कर रखा है, ओरेकल जेडीबीसी ड्राइवर। ठीक है, तो इन लोगों ने अपना ड्राइवर बना रखा है, मतलब एक जार फाइल होता है ड्राइवर। उस ड्राइवर को अगर आप अपने प्रोजेक्ट में इंजेक्ट कर देते हैं तो इसका मतलब क्या है कि अब आप अपने प्रोजेक्ट में जेडीबीसी का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब जावा के साथ आप जावा कोड के साथ डेटाबेस का भी काम कर सकते हैं। इतना हमको समझ में आ रहा है। किससे होता था, जेडीबीसी से होता था। हमारा मकसद ये है कि सिंपल है, हमको ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जहाँ पर डेटाबेस का नीड हो। अरे सिंपल ना बॉस, आप एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, मान लीजिए कि ये आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, ओके, ये आपका जावा का कोड है, ठीक है, और आप यहाँ पे आपका डेटाबेस है, राइट, ये डेटाबेस है, हमको डेटाबेस में ही तो सेव करवाना है, इसीलिए तो हम हाइबरनेट पढ़ रहे हैं ना। ये क्या है, डेटाबेस। ओके, ये इट इज सिंपल डेटाबेस ना ब्रो, यही तो हमारा काम है ना, हम तो इसीलिए पढ़ रहे हैं ना हाइबरनेट, ताकि हम इस डेटाबेस में अपने कोड के थ्रू सेव करवा सकें, राइट। ये आपका क्या है, डीबी डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आपको मान लीजिए आपका
में एक स्टूडेंट है, इस टेबल को आपको इंसर्ट करवाना है। स्टूडेंट का डिटेल, उसका नाम, उसका रोल नंबर, ओके, नेम, रोल, मार्क्स, ये सब डिटेल्स है, इनको आपको यहाँ भेजना है, ठीक है, इस डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो बीच में हम किसका यूज करते हैं, अपने ये जावा कोड और ये डेटाबेस के बीच में हम एक टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे जिसका नाम है JDBC। इसकी मदद से आप आराम से इसको भेज सकते हैं। लेकिन दिक्कत थी इसके साथ क्या, और वो दिक्कत क्या है, देखिए, इसको भेजने के लिए आपको मैनुअल क्वेरी लिखना पड़ेगा। मतलब SQL क्वेरी जो होता है ना, SQL क्वेरी जो होता है, इस तरीके से SQL क्वेरी आपको लिखना पड़ेगा। SQL अगर आप डेटाबेस चला रहे हैं, SQL मान लीजिए MySQL डेटाबेस है, तो इंसर्ट इनटू, ठीक है, और टेबल का नाम है मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा एक क्वेरी लिखना पड़ता। तो अब दिक्कत ये है कि भाई आप डेटाबेस सीखेंगे तब ना क्वेरी आएगा, आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा तब ना आपको क्वेरी चलाना आएगा कि कौन से क्वेरी से क्या काम होता है। ये तो दिक्कत वाली बात है। अब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा इज़ व्हाट, सिंपली बॉस, जावा इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना। तो जावा जब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हम इतना बड़ा जावा पढ़ रहे हैं, अब सोचिए हमारे लिए एक बर्डन है कि हम डेटाबेस भी सीखें। जावा वालों के लिए तो बर्डन हो गई ना भाई कि अब डेटाबेस आएगा तब ना JDBC सीखोगे, ठीक है, मतलब क्वेरी लिखना आएगा तब तो लिखोगे। तो ये क्वेरी इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्वेरी आप लिखोगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और जो भी क्वेरी होता है, ठीक है, ये रफ क्वेरी लिखा है मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको, तो आपको JDBC को देना पड़ता। और वो कैसे देते, यहाँ से इस कोड में ही, मतलब कोड में ही इम्प्लीमेंटेशन लिखा होता है इस JDBC का, यहाँ पे कोड में एक अलग से बना के, ठीक है, इंसर्ट क्वेरी ऐसे एक कोड अलग से बनाया हुआ था और वो इसके थ्रू फिर पास हो जाता और डेटाबेस में जाके सेट हो जाता, सब कुछ सेव हो रहा था, इतना काम हो रहा था। तो सोचिए कि पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब इस डेटाबेस के पास कनेक्शन होगा, है ना, इस डेटाबेस से कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब ये चीज़ इतना आसान नहीं है जितना मैंने बोल दिया, ठीक है। मतलब एक कोड बनेगा जो ये क्वेरी संभाल के रखेगा। यहाँ कोड बनेगा आपका, है ना, यहाँ पर एक कोड बनेगा, कोड, ठीक है, किसके लिए, इस क्वेरी के लिए। ये कोड में लिखा जाएगा आपका जावा के कोड में, इंसर्ट इनटू अ स्टूडेंट और वैल्यूज में जो भी आपको नेम रोल नंबर डालना है डेटाबेस के लिए। इससे पहले डेटाबेस को कनेक्ट करवाना पड़ेगा। ये आपका डेटाबेस है और ये अगर आपका जावा का कोड है तो इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो उसको जोड़ने के लिए ही यही JDBC काम करता है और ये JDBC का ड्राइवर काम करता है बीच में, ठीक है। ये JDBC का ड्राइवर, इसको जोड़ने के लिए, उसका सारा चलाने के लिए कौन का रिस्पॉन्सिबल है, JDBC ड्राइवर। तो जब JDBC ड्राइवर यहाँ पर आएगा बीच में, तो JDBC क्या क्या इसको चाहिए, JDBC के साथ काम करने के लिए चाहिए DB यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है। फिर जब पासवर्ड मिल गया तो कनेक्शन को क्रिएट कीजिए। कनेक्शन को क्रिएट करना भी एक अलग बात है, ठीक है। और सबसे पहला स्टेप तो आपको करना पड़ेगा क्या, सबसे पहले बार आपको करना पड़ता कि लोड द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को आपको लोड करना पड़ता अपने प्रोजेक्ट में। तो इतना लंबा प्रोसेस है, माथा खराब हो जाएगा आपका, बिल्कुल बता रहे हैं एकदम हम, ठीक है, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का दही बन जाएगा इतना सारा काम करेंगे तो। अब जावा हमारे लिए क्या आसान है भाई, हमको भैया जावा अच्छे से आता है, कोड जावा अच्छे से आता है। मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा बना लेता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, मतलब मान लीजिए कि मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो मैं जावा के साथ फेरबदल कर सकता हूँ, जावा के ऑब्जेक्ट के साथ खेल सकता हूँ। तो क्यों ना मेरे पास ऐसा चीज़ आ जाए, ठीक है, जो हम ऑब्जेक्ट बनाएं। मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टी होती है ना भाई, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का बनता है और क्लास में प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। जैसे एक स्टूडेंट का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। अब इस स्टूडेंट डॉट नेम, इसका जो नाम था स्टूडेंट का मैंने सेट कर दिया, ठीक है, राज। एस डॉट इंग्लिश मार्क्स, इंग मार्क्स मैंने सेट कर दिया 99, ठीक है। अब क्यों ना कुछ ऐसा बन जाए कि मैं डायरेक्टली सिर्फ इस एस को, ये जो हमारा एस है, ये हमारा एस है, ये ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट को मैं
इस डेटाबेस में भेज दूँ। ठीक है, यहाँ हमारा डेटाबेस है। ओके बॉस, आई थिंक अब आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, है ना। डीबी, ठीक है, ये डीबी। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ ऐसा हो जाए तो मेरा काम तो आसान हो गया। हम डायरेक्ट अगर यहाँ पर डीबी में भेज दें इसी एस को, तब तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। ऊपर देखिए इतना सारा जो तामझाम था, जेडीबीसी का ड्राइवर लोड करो, कनेक्शन दो, पासवर्ड दो, कनेक्शन बनाओ, फिर कनेक्शन क्लोज करो, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने क्या, इसमें काम करने के लिए ये हेल्प करेगा आपको बीच में हाइबरनेट। ठीक है, हाइबरनेट। अब ये हाइबरनेट बाबा कहेंगे, ये हाइबरनेट बाबा बोलेंगे क्या कि भाई एक काम करो, जावा वाले बंदे मतलब आपको बोलेंगे प्रोग्रामर को कि तुम डायरेक्ट डीबी को मत दो, तुम डायरेक्ट डेटाबेस को मत दे दो, तुम एक काम करो बॉस, तुम मुझे दे दो ना। ठीक है, तुम मुझे दे दो, मैं सारा काम संभाल लूँगा। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग ये बोलेगा कि भाई मैं तुमको अपना सब काम संभाल लूँगा। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा और ऐसे, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, समझ गए। अब ये क्या हुआ, एस इसके पास पहुंच गया, हाइबरनेट के पास। ये जो एस ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट का जो ऑब्जेक्ट था, अब ऑब्जेक्ट के पास प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज मतलब डेटा, मतलब उसका जो भी वेरिएबल था, उसका इंस्टेंस वेरिएबल, उसका डेटा, तो सब वैल्यूज कहाँ पहुंच गया, हाइबरनेट के पास। अब ये हाइबरनेट क्या करेगा, बोलेगा चुपचाप लेके चले जाओ भैया डीबी, हम तुम्हारा काम प्रोग्रामर का सब आसान कर देंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ORM। आपने ऑब्जेक्ट को रिलेशनल डेटाबेस से मैप करना चाहा हाइबरनेट के थ्रू। ठीक है, ये आपका MySQL या PostgreSQL या कोई भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेट्स से सिंपली यहाँ MySQL ही लिख देते हैं। ठीक है, RDBMS। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग आपने मैप कर दिया, इसको बोलेंगे मैप मतलब मिला दिया यार, किसको, इस हाइबरनेट को मिला दिया। इस ऑब्जेक्ट का जो था आपने इस हाइबरनेट को दे दिया, इसका काम बोल दिया कि भाई ले यार तू संभाला, मेरे से काम नहीं होगा ये सब, हम जेडीबीसी में कोड नहीं करेंगे, हम तुमको दे देते हैं हाइबरनेट। अरे हाइबरनेट तुम ही सब काम कर दो, समझ गया। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे। तो ये इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको मतलब जो तामझाम था ऊपर, उससे बचाता है हाइबरनेट। समझ में आ रहा है, ये सब फ़ायदे हाइबरनेट के। तो वही लिमिटेशंस हम यहाँ देख रहे थे कि भाई कैसे हम मतलब जब जेडीबीसी का यूज करते हैं तो क्या क्या लिमिटेशन था, क्या क्या दिक्कतें थी वहाँ पर। तो दिक्कतें बहुत सारी थी ना, है ना, दिक्कतें तो बहुत सारी थी। तो वही दिक्कतें यहाँ पर हमने कुछ कुछ डिस्कस किया है कि देखिए कि वी कैन डेवलप परसिस्टेंस लॉजिक यूजिंग जेडीबीसी विथ एसक्यूएल क्वेरीज, वी नीड टू राइट दीज एसक्यूएल क्वेरीज मैनुअली। आपको खुद से लिखना पड़ता, जी बिल्कुल खुद से लिखना पड़ता। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जेडीबीसी इंसर्टिंग एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ MySQL इंसर्ट क्वेरी। ठीक है, जस्ट वेट कर लेते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट dev.mysql इंसर्ट क्वेरी। मैं इनसाइट्स को बस ऐसे ही यूज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पर इतना सारा कोड जो है, पहले देखिए लोकल होस्ट से बनाइए, फिर पासवर्ड दीजिए, यूज़र नेम दीजिए। देखिए एसक्यूएल एक्सेप्शन जो है, ड्राइवर मैनेजर है, ड्राइवर को मैनेज करेगा। देखिए यहाँ पर स्ट्रिंग एसक्यूएल लिखा हुआ है, ये क्वेरी है, ये पूरा क्वेरी डालना पड़ेगा तब जाके काम करेगा। और MySQL में आप देख सकते हैं कि इंसर्ट, लो प्रायोरिटी, ये सब तो है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप में बता दिया गया है, कोई आसान है। देखिए इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, यहाँ पर टेबल का नाम लिखेंगे फिर वैल्यू डालेंगे। तो ये सब तामझाम है यार, आपको SQL सीखना पड़ेगा, MySQL सीखना पड़ेगा, RDBMS पे क्वेरी चलाना सीखना पड़ेगा। तो ये एक और बर्डन था हमारे लिए एज ए जावा डेवलपर। ठीक है, इसीलिए फ़ायदा है हाइबरनेट का, भाई बहुत काम बचा लेता है आपका। समझ पा रहे हैं ये, अब इंटरेस्ट आपको और लगा रहे हैं यार कैसे हम सीख सकते हैं जल्दी हाइबरनेट। तो इसीलिए मैं ये सब सिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जेडीबीसी परसिस्टेंस लॉजिक कोड इज हैविंग बॉयलर प्लेट प्रॉब्लम। अब बॉयलर प्लेट कोड का मतलब ये होता है कि एक ही कोड जो सेम काम के लिए बार बार रिपीट हो। मतलब
अगर आपको एक और क्वेरी चलाना है तो कनेक्शन फिर बनेगा, फिर से चलाना है, फिर से डेटाबेस कहीं और, अगर आप कुछ मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो मान लीजिए आपने एक स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम कर लिया, अब स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट पर काम कर रहे हैं, स्टूडेंट के कोर्सेज पर काम कर रहे हैं, तो कोर्सेज को सेव भी करवाना पड़ेगा, कोर्सेज को आपको सेव करवाना है, तो फिर से एक बार कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन जाएगा इधर उधर, ये होगा वैसे होगा, तो आपको बार बार एक ही चीज़ लिखना पड़ेगा हर जगह, ठीक है। तो ये सब बॉयलर प्लेट कोड होता है, जो कोड बार बार लिखा जाए एक ही काम को करने के लिए, एक ही पर्पस से, ठीक है, बिल्कुल सेम कोड या थोड़ी बहुत चेंजेस, एकदम माइनर चेंजेस हो, आधा एक लाइन 2 लाइन का, ठीक है, तो वो कोड जो होता है बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं उसको, ठीक है। समझ में आ रहा है? सिंपल, बहुत आसान भाषा में बॉयलर प्लेट कोड किसको बोलेंगे? एक ही कोड अगर हम बार बार लिख रहे हैं सेम पर्पस से तो वो बॉयलर प्लेट कोड है, वैसा फुद्दू काम हमको नहीं करना, ठीक है। वो कौन बचाएगा आपको? हाइबरनेट फ्रेमवर्क बचाएगा ये सबसे, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं? तो JDBC जो है आपके, इसके पास क्या था? ये बॉयलर प्लेट कोड का प्रॉब्लम था, ओके। तो ये सब जो है आपको क्या बोलते हैं इसको, लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स हैं हाई JDBC का यूज करने का, ठीक है। और यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है जो भी मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, मतलब कि क्या प्रॉब्लम्स है, व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर प्लेट, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखिए, अगर आपको JDBC के साथ काम करना था तो JDBC का ड्राइवर लोड करवाइए, मतलब लोड होगा, वो भी कोड के थ्रू लोड होगा। कनेक्शन बनाइए, कनेक्शन को कनेक्ट करवाना था ना JDBC को, और किसको? आपके जावा के ऐप को, आपके जावा के कोड को। स्टेटमेंट बनाइए, स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, स्टेटमेंट इंटरफेस, ठीक है, स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, वो सब का आपको ऑब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। ये सब कॉमन लॉजिक्स थे, तो कॉमन लॉजिक्स को ही बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं। कॉमन लॉजिक्स को बॉयलर प्लेट बोलते हैं, सिंपल सी भाषा में समझिए, ठीक है। मतलब कॉमन लॉजिक, एक ही लॉजिक, कॉमन सामान्य लॉजिक है यार, कॉमन है हर चीज़ में, तो वो बॉयलर प्लेट कोड है, ठीक है। तो ये सब काम जो है थोड़ा लेंदी है, तो वो हम नहीं कर पाएंगे, हमसे इतना नहीं होगा, हम आलसी बंदे हैं, हम थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा है। मान लीजिए मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप हाइबरनेट पढ़ लेते हैं, ठीक है, उस पर्पज़ से समझिए, ओके। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक लॉजिक, ये सब तो मतलब मान लीजिए चेंज नहीं होता, ये बॉयलर प्लेट आपका नहीं हुआ। स्पेसिफिकेशन जो होता है, स्पेसिफिक लॉजिक है, कोई अलग ही एकदम लॉजिक है, तो वो तो बॉयलर प्लेट कोड नहीं हुआ। लेकिन देखिए, फिर आपको क्या था कि एक्सेप्शन को भी हैंडल करना पड़ता, अब एक्सेप्शन भी हैंडलिंग करनी पड़ती। अब जो कनेक्शन जब आप बनाएंगे SQL के साथ, तो एक SQL एक्सेप्शन एक थ्रो करेगा, बस एक ही एक्सेप्शन थ्रो करेगा, SQL एक्सेप्शन, कुछ भी हो जाए, कोई भी दिक्कत आए किसी प्रकार की, वो एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, SQL एक्सेप्शन। तो फिर से दिक्कत बात है कि भाई अब एक्सेप्शन भी संभालो। तो सोचिए, जब बोलने में मैं थक जा रहा हूँ इतना सारा चीज़, ठीक है, तो आदमी करने में ही कितना थक जाएगा, राइट। इतना आप करोगे ये सब फालतू की चीज़ें, और फालतू की नहीं यार, मतलब ठीक है। देखिए, JDBC ख़राब नहीं है, अपनी जगह पे बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत जब इंटरप्राइज एप्लीकेशन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है, तो ये सब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता ही है। ये अपनी जगह पे ठीक है, अगर बहुत थोड़ी सी चीज़ें करने हैं तो आप हाइबरनेट मत जाओ, क्यों हैवी वेट बनाओगे अपने सॉफ्टवेयर को। आप चुपचाप इसका लॉजिक लिखो, 1-2 लॉजिक लिखो, काम कर दो। लेकिन कोई बड़ा एप्लीकेशन है तो वहाँ पर कुछ दिमाग लगाओ, कुछ सोल्यूशन ढूंढो अच्छा सा, है ना, ये बात है। इसलिए, और ना JDBC कोई ख़राब चीज़ नहीं है भाई, JDBC का नॉलेज होना बहुत अच्छी बात है, और JDBC पढ़ो आप, मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको। मैं ये लिमिटेशंस बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दो JDBC, नो ब्रो, प्लीज़ लर्न JDBC पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे हाइबरनेट और मस्त समझ में आएगा। तो आप पैरेलली पढ़ सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप JDBC नहीं पढ़े हो पहले तो आप नहीं पढ़ सकते हो। आप JDBC अगर नहीं पढ़े हो तो आप हाइबरनेट के साथ साथ पैरेलली पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाइबरनेट को रोकने की ज़रूरत नहीं है, JDBC को रोक के रखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं। तो बॉयलर प्लेट का प्रॉब्लम था हमारा, एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता था, इसकी बात हो गई। अब देखिए, SQL एक्सेप्शन जो है वो थ्रो करता था, ठीक है, जो रन टाइम पे होता था, ठीक है, कंपाइल टाइम पे तो होता नहीं था, रन टाइम पे चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। तो कंपाइलर पहले ही चेक कर लेता था, लेकिन आपका SQL रन टाइम एक्सेप्शन है, ठीक है। अब अनचेक एक्सेप्शन ठीक रहता है ना, ROK मिंट टू बी ओके, राइट, अनचेक्ड एक्सेप्शन, क्योंकि वो आपको वहीं पे कैच हो जाता है, हैंडल हो जाता है आराम से। लेकिन इसके लिए आप अलग से एक्सेप्शन हैंडलिंग करो, ठीक है। और ये बताया मैंने कि सिर्फ और सिर्फ एक ही SQL एक्सेप्शन यही थ्रो करता है, चाहे कुछ भी दिक्कत हो जाए। तो डिटेल में नहीं होता है, तो समझने में एक्सेप्शन को प्रॉब्लम हो गई कि भाई अब क्या नहीं दिक्कत हो गई वो समझने में, राइट। तो ये लिमिटेशंस हैं, ओके।
कि वाइल JDBC ऑब्जेक्ट्स कनेक्शन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वाइल वर्किंग विथ, यहाँ मैं लिख देगा वाइल क्रिएटिंग, यहाँ क्रिएट छूट गया तो बॉस क्रिएटिंग, ओके। वाइल क्रिएटिंग JDBC कनेक्शन वी नीड टू बी वेरी केयरफुल, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज्ड इन फाइनली ब्लॉक, क्लोज्ड लिखा हुआ है क्रिएटेड, अच्छा हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट शुड बी क्लोज मतलब यहाँ पर जब आप JDBC को में काम करोगे तो आपको वहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट ठीक है, और ट्रांजैक्शन, ये सब बहुत सारी चीज़ें आपको पे काम करना पड़ेगा। तो ये सब जो ऑब्जेक्ट्स हैं स्टेटमेंट का, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का, ट्रांजैक्शन का, और भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं JDBC का, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट कनेक्शन, इनको क्लोज करने के लिए मेथड होता है कनेक्शन डॉट क्लोज करके, ऐसे करके मेथड्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने खोल रखा है। यहाँ पे इन लोगों ने लिखा है क्या, कुछ एग्जाम्पल है क्या इनके पास? कुछ एग्जाम्पल हैं इनके पास, पता नहीं बॉस, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ आपको JDBC क्लोज कनेक्शन, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो तो ठीक है, हाउ डू आई क्लोज कनेक्शन, कनेक्शन ठीक है, कनेक्शन में आइए और चलिए देखिए, ये क्लोज मेथड जो होता है कनेक्शन में, ठीक है, ये कनेक्शन को बंद कर देता है, क्योंकि काम हो गया आपका, तो काम हो गया तो कनेक्शन बनाए नहीं रखना है, कनेक्शन को बंद कर देना होता है। तो इस मेथड का यूज करके जो है कनेक्शन JDBC से मतलब डेटाबेस से बंद करवा दिया जाता है, ठीक है। तो वो सब भी अलग कहानी है, उतना भी रखना पड़ता, ठीक है। और उसको फाइनली ब्लॉक जो होता है, ट्राई कैच फाइनली, अगर आपको इनके बारे में अच्छे से नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। ट्राई कैच फाइनली, हो सकता है मैं यहाँ पर लिंक भी दे दूँ आई बटन का ऊपर में, तो देख सकते हैं आप, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं पता है तब, और ना पता है तो आगे बढ़िए, ओके। चलिए इतना हम समझ गए कि एक अलग दिक्कत था JDBC को बंद करने का, उसका कनेक्शन क्लोज करवाने का, राइट। अब क्या है कि JDBC रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीरियलाइजेबल। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप JDBC पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि रिजल्ट सेट JDBC का टॉपिक है, ठीक है। मतलब क्या है रिजल्ट सेट, कि कोई रो रिटर्न कर रहा है, अगर टेबल, अगर डेटाबेस में से टेबल है, एक कॉलम है, अगर वो कोई रो रिटर्न कर रहा है तो वो रिजल्ट सेट के जैसा रिटर्न करता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बात यह है कि देखिए सीरियलाइजेशन, रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीरियलाइजेबल, मतलब जो रो रिटर्न कर रहा है, जो JDBC आपको टेबल से उठा के रो ये सब रिटर्न कर रहा है, जो रिजल्ट सेट वो रिटर्न कर रहा है, वो सीरियलाइजेबल नहीं है। सीरियलाइजेबल का मतलब होता है कि आप उसको ओवर द नेटवर्क, इंटरनेट पर कहीं भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डायरेक्टली ऐसे नहीं भेज सकते हैं, उसको आपको बीच में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, उसको जो रिजल्ट सेट आएगा उसको। तो दिक्कत है, अगर यहाँ पर कोई है, वहाँ पर कोई देखना चाहता है, अगर मेरे PC पर है, आप अपने PC पर देखना चाहते हैं, तो मुझे फिर से प्रोसेस करवाना पड़ेगा कोड को, कुछ मैनुअल कोड लिखना पड़ेगा, ये भी एक दिक्कत वाली बात है। तो वो पॉइंट है सीरियलाइजेशन, ठीक है। और वो यहाँ पर इंग्लिश में बस लिख दिया गया है, मैंने आपको बता दिया कि सीरियलाइजेशन इज ओनली पॉसिबल ऑन सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट। तो सीरियलाइजेबल तो होता नहीं है रिजल्ट सेट, ओके, इसलिए। अब आगे देखिए कि JDBC डायरेक्टली यूजेज SQL क्वेरीज एंड जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया है कि JDBC किसका डायरेक्ट यूज करता है, SQL क्वेरीज का, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में SQL क्वेरीज का, इंसर्ट, इनटू, क्रिएट, अपडेट, ये सब का, ठीक है। और जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, बिल्कुल अपोजिट है। तो जावा कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, अगर आपको ऑब्जेक्ट्स को, हमको पता है कि हम ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हैं, स्टूडेंट का जो ये हमारा ऑब्जेक्ट था, इसके साथ हम बहुत अच्छे से खेल सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं इस स्टूडेंट एस के साथ, लेकिन हमको डेटाबेस नहीं पता है, तो दिक्कत है ना। तो वही बात है कि हम कैसे भेजेंगे उसको, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ठीक है, वही बात है कि देयर इज़ नो प्रॉपर सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। देखिए, द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन इनटू सिंगल यूनिट एंड एग्जीक्यूटिंग देम बाय अप्लाइंग टू डू एवरीथिंग एंड नथिंग प्रिंसिपल। अच्छा, अप्लाइंग, ये ठीक है, यहाँ पर मिटा दीजिए इसको। अप्लाइंग डू एवरीथिंग एंड नथिंग प्रिंसिपल इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। अरे देखिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का ये मतलब होता है, आप गए दुकानदार के पास, उसको 100 रुपया दिया, बोला हमको 100 रुपया का कुछ सामान दे दो। आप मान लो कि एक माउस खरीदने गए, ये माउस, ठीक है,
और आप माउस खरीदने गए, तकरीबन मान लीजिए इसका रेट 500 है, ठीक है। आप दुकानदार के पास गए, बोले हमको लॉजिटेक का माउस दे दीजिए 500 रुपीज़ वाला। वो बोलेगा ठीक है, एक काम करता हूँ, मेरे पास वो माउस अभी नहीं है, ठीक है, वो माउस आएगा कल, ठीक है, तो आप पैसा जमा कर दीजिए और जो है माउस जो है वो कल लेके चले जाइएगा। अब आप बोलोगे नहीं भैया, हम कल ही आएंगे और आपको पैसा देंगे और माउस लेके जाएंगे। तो यही ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हुआ, लेन देन का मैनेज करना। मतलब आप ये बोल रहे हैं उस दुकानदार से कि या अगर जो काम है, अगर आप पैसा हमको ले रहे हो तो हमको माउस दो, मतलब एक काम जो आपने शुरू किया है मेरे को माउस देने का, उसको कंप्लीट करिए एक ही साथ में। डू एवरीथिंग, यहाँ समझिए, डू एवरीथिंग, ओके, ये जो लिखा हुआ है डू एवरीथिंग, ठीक है। तो इसी डू एवरीथिंग एंड नथिंग, और नथिंग कर लीजिए, डू एवरीथिंग एंड नथिंग प्रिंसिपल। लेकिन अगर आपके पास माउस नहीं है, तो मैं पैसा भी नहीं देता हूँ, ये काम कल स्टार्ट करेंगे, आज नहीं, रहने दीजिए, हमको कुछ भी नहीं करना है, हम एडवांस पैसा नहीं देना चाहते हैं, हम कल देंगे, हम नहीं कंफर्टेबल हैं भाई, ठीक है। तो यही हुआ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, लेन देन का मैनेजमेंट। तो डेटाबेस में लेन देन का मैनेजमेंट भी इसी तरीके से होता है। मान लीजिए एक क्वेरी चला, ठीक है, एक ऐसा क्वेरी चला, इंसर्ट इनटू टेबल्स करके, कुछ भी एक डेटाबेस में क्वेरी इंसर्ट होने वाली थी। अब इंसर्ट जैसे ही होने वाला आया, बीच में कनेक्शन टूट गया, तो आधा इंसर्ट होगा, मान लीजिए कि उसका रोल नंबर इंसर्ट हो गया था, उसका मार्क्स इंसर्ट हो गया था, लेकिन उसका आईडी इंसर्ट नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब रोल नंबर इंसर्ट हो गया, राइट, उसका आईडी इंसर्ट नहीं हुआ, मार्क्स इंसर्ट हो गया। अब तो बीच में लाइट कट गया, बीच में कुछ दिक्कत आ गया, रैम में कुछ दिक्कत आ गया, कुछ कंप्यूटर में दिक्कत आ गया, तो क्या आधा शो करेगा रिजल्ट टेबल में? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हम बोलेंगे या तो सेव करवाओ मेरे डेटाबेस में टेबल को, उस रो को, उस प्रोडक्ट को, उस स्टूडेंट को, उस मार्क्स को, या हर चीज़ को, तो पूरा करवा दो शुरू से लेकर अंत तक। अरे भैया, आप भी अगर चाहेंगे कि भाई मेरे को जब काम होए, मतलब कि अरे आप सिंपल सा देखते हैं, आप कोई पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते हैं तो लिखा आ जाता है कि प्लीज़ डू नॉट प्रेस बैक बटन और एनी कैंसिल बटन, है ना। अरे ऐसे पेमेंट सक्सेस लोडिंग ऐसे देता है ना बॉस, ठीक है, मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ। और ये अगर आप कोई पेमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो ऐसे लिखता है कि पेमेंट इज प्रोसेसिंग, प्लीज डू नॉट प्रेस बैक बटन और कैंसल द पेज, है ना, ऐसा लिख देता है। कभी कभी आपने भी देखा होगा, और वो घूमते रहता है जब तक कि ट्रांजैक्शन सक्सीड ना हो जाता है। जब तक ये लिखता नहीं है कि पेमेंट सक्सीडेड, तब तक ये शो करता है हर जगह ऑनलाइन पेमेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कनेक्शन है, अगर वो कनेक्ट हो गया है, ये डेटाबेस है पैसे वाले का, जहाँ पे पैसा अकाउंट में जा रहा है उसका डेटाबेस है, ये आप हैं, यूजर हैं। तो जब यूजर ऐसा पैसा भेज रहा है, तो या तो पैसा पूरा चल जाना चाहिए या बीच में अटकना नहीं चाहिए। इसीलिए कभी कभी यूपीआई में फेल्यूर आ जाता है और आपको लिख देता है अरे मनी हैज़ बिन डेबिटेड, पैसा काट लिया गया है, लेकिन भैया मेरे अकाउंट में, रिसीवर के बैंक में अकाउंट नहीं गया, उसके बैंक में नहीं गया, कुछ दिक्कत आ गया था, कुछ सर्वर प्रॉब्लम था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, कुछ एरर था, वो दिक्कत आ गई थी, इसलिए पैसा नहीं भेजा गया है, लेकिन 24 घंटा के अंदर आपको पैसा हम फिर से रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न जो पैसा किया वो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हुआ। या तो मैंने जो ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया था T1 नाम दे देते हैं क्या, मैं ए अकाउंट से बी अकाउंट में 500 रुपया भेज रहा था, है ना, 500 रुपीज़ भेज रहा था, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। अगर ये सक्सीड हो गया तब काम कर दो, अगर आप काम कर रहे हो तो सक्सीड कर दो, सेव कर दो, डेटाबेस में जाके सेव करवा दो, भाई सब चीज़ हो गया मेरा फिनिश, है ना, ऐसा सेव करवा दो कि 100% फिनिश। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, बीच में मान लीजिए कनेक्शन टूट गया, या लाइन चला गया, आपके मोबाइल का बैटरी ऑफ हो गया, या कुछ भी हो सकता है ना, कुछ कह नहीं सकते हैं, कि आपका डेटा ख़त्म हो गया, इंटरनेट डेटा ख़त्म हो गया, अब ये नहीं हुआ तो 500 कटले रह जाएगा आपके बैंक से, नहीं ना, कटा हुआ तो नहीं रहेगा, उसको लौटाइए तो वो उसको रोल बैक कर देगा, मतलब जहाँ से जो क्वेरी चला था वो रोल बैक हो जाएगा सब क्वेरी,
ठीक है, वापस से ये जो आप ऐसे जा रहा था ऐसे डेटा ए से बी में, ये फिर से ऐसे ही चला जाएगा, सब उल्टा हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर से वो जो चला था सब डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए आपके बैंक में पैसा जो है फिर से आ जाता है। समझ रहे हैं आपके बैंक में किस तरीके से? तो यहाँ पर होता है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, क्वेरी रोल बैक हो जाती है, जो क्वेरी चल रही होती है वो रोल बैक हो जाती है। ओके, रोल बैक मतलब वापस से चला जाता है, जो सब जैसे पहले था वैसे हो जाता है, सिंपल सा बात है। ठीक है, तो ये इसलिए होता है बैंक में जब आप ऐसा कुछ कर रहे होते हो तो जो जेडीबीसी है उसके पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का कोई बहुत बढ़िया सपोर्ट ही नहीं है। जेडीबीसी के पास ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का ये जो मैनेज करने के लिए मैंने बताया, उसके पास कोई बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट लेकिन बहुत बढ़िया नहीं है। ठीक है, तो एनईएफटी कराते वक्त या विड्रॉ, डिपॉजिट ऑपरेशन, स्टूडेंट ये सब इंसर्ट क्वेरी आपका यूज हो रहा होगा, है ना, उस तरीके से। देखिए, एक है, दो तरीके के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होते हैं, लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट और ग्लोबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। लोकल कहने का मतलब एक बैंक अकाउंट है जिसका नाम मान लीजिए अंकित मेरा है, मेरा बैंक अकाउंट मान लीजिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है। ठीक है, और अगर कोई राहुल है जिसका बैंक अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेम बैंक में है, ठीक है, मतलब सेम बैंक, मान लीजिए ओबरा बिहार, ओके, आई एम फ्रॉम ओबरा बिहार, तो ओबरा बिहार में है। ओके, तो वो जो क्या मैं बोल रहा था, हाँ, तो अब पैसा ट्रांसफ़र करना है अंकित के अकाउंट से राहुल में, या राहुल के अकाउंट से अंकित में, अंकित के अकाउंट से राहुल में, या राहुल के अकाउंट से अंकित में, जो एसबीआई, दोनों का सेम बैंक में है, सेम आईएफएससी कोड, सेम ब्रांच में, तो डेटाबेस तो सेम है एसबीआई का, है ना, एक जगह डेटाबेस होगा, डेटाबेस एक जगह होगा एसबीआई का। अरे यहाँ मैं और आपको एग्जाम्पल बना के बताता हूँ, थोड़ा सा न्यू लेते हैं, और लेट्स से ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके ओके, दिल्ली, मान लीजिए दिल्ली ब्रांच है। ओके, एक ब्रांच। अब इसमें एक यूजर है, अकाउंट अमित अकाउंट, ठीक है, अमित का अकाउंट है, और यहाँ पर एक और यूजर है, ऐसे सिंपल सी बात है बॉस, सिंपल सी बात है, राहुल अकाउंट। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको अमित से पैसे भेजने हैं, अमित के अकाउंट से पैसे भेजने हैं, कहाँ, इस राहुल के अकाउंट में, राहुल के अकाउंट में कितना, 500 रुपीज। ओके, यहाँ मैं मिटा देता हूँ, सेंड RS 500, ओके, सेंड रुपीज 500। तो ये 500 जो है, इसको मैं ये सेव देता हूँ। ठीक है, अब ये जो अमित के अकाउंट से भेजना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ मैं ऐसे लिख देता हूँ भाई, ताकि अच्छे से पता चले, अमित के अकाउंट से भेजना है यहाँ, ठीक है, समझ गए, और ये यहाँ आ जाएगा। ओके, अब मान लीजिए कि इस बीच में इंटरनेट कट जाता है, जाते जाते इंटरनेट कट जाता है, अच्छे से नहीं पहुँच पाता, और आपका इंटरनेट फेल हो जाता है, व्हाट, कि मोबाइल डेटा एरर, ठीक है, नेटवर्क गॉन। अगर बीच में ही नेटवर्क चला जाता है तो क्या होगा, तब तो दिक्कत हो गई ना, नेटवर्क चला गया तो ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हो रहा था T1, इसका पूरा नाम दे देते हैं हम, एक ट्रांजैक्शन T1, ठीक है, आपके पास ट्रांजैक्शन आईडी बन के आता है, जब आप कुछ परचेज करते हैं, कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, तो इसको हम आईडी दे देते हैं कि T1 है, T1 नाम है इसका, ये पूरे होल प्रोसेस का। तो या तो काम करो तो पूरा करो, या तो नहीं करो। तो देखिए, जब सेम बैंक में है तो ये हुआ लोकल, यहाँ जो था मैंने आपको बताया लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, ये टाइप्स लोकल, हियर ऑल ऑपरेशंस टेक प्लेस ऑन सिंगल डेटाबेस, मतलब लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, इफ देयर इज सेम डेटाबेस, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक डेटाबेस है ना, यहाँ ऐसे डेटाबेस है, लेट्स से दिस इज द डेटाबेस, राइट,
दिस इज द डेटाबेस। ओके गाइज, आई थिंक SBI DB डेटाबेस है। ओके, तो जब SBI का डेटाबेस है यहाँ सेम का, तो सबका अकाउंट तो यही डेटाबेस से कनेक्टेड है ना। इन दोनों का अकाउंट यहाँ से कनेक्टेड है ना। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सब इन दोनों का अकाउंट सीधा यहाँ से कनेक्ट है, इसी SBI के डेटाबेस से। तो जब SBI का डेटाबेस से कनेक्ट है तो एक ही डेटाबेस में क्या होगा, इंसर्ट इनटू, ठीक है, मान लीजिए SBI डॉट, और जो भी इसका नाम है लेट्स से अमाउंट है ना, या क्रेडिट डेबिट जो भी है, क्रेडिटेड अमाउंट, कोई टेबल का नेम है लेट्स से एग्जांपल, एनीवे कुछ भी नाम हो सकता है, मैं रफ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये भी SBI के टेबल पर हुआ है ना, ये भी SBI के डेटाबेस में हुआ, ठीक है, ऐसा समझ रहे हैं, SBI के डेटाबेस में हुआ। और अपडेट भी हुआ गया है ना। अपडेट किसका हो गया, अमित का अकाउंट अपडेट हो गया है ना। वो भी कहाँ था, इसी SBI में, इसी SBI के अकाउंट में था। तो दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ, इस अमित का भी काम हुआ इसी डेटाबेस पर, अमित का काम हुआ इसी डेटाबेस पर, राहुल का भी काम हुआ इसी डेटाबेस पर। तो अमित का जो टेबल था ऐसे, ये अमित का टेबल वो कहाँ अपडेट हुआ, इसी डेटाबेस में, और राहुल का भी डेटाबेस यहीं अपडेट हुआ। तो सब एक ही डेटाबेस के सॉफ्टवेयर पर काम हो रहा है, मतलब एक ही डेटाबेस है जहाँ पर ये काम हो रहा है सबका। तो ये लोकल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट हो गया। ग्लोबल में क्या हो गया कि आप NEFT कर रहे हैं, मान लीजिए मेरा अकाउंट PNB में है, आपका अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, और मैं पंजाब नेशनल बैंक से बैंक ऑफ इंडिया में डाल रहा हूँ। तो पंजाब नेशनल बैंक का वो जो डेटाबेस है वो अलग है, आपका बैंक ऑफ इंडिया का डेटाबेस अलग है। तो इस प्रोसेस में ग्लोबल ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट काम आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दे रखा है। तो लोकल ट्रांजैक्शन के लिए मतलब एक डेटाबेस पर अगर डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, एक ही डेटाबेस पर, ठीक है, अगर दो डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं, तब तो JDBC के पास मैनेज करने के लिए अच्छा पावर है, वो अच्छे से मैनेज कर लेगा। लेकिन जैसे ही मतलब उसको ग्लोबली जाना पड़े, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट जब ग्लोबल हो जाए, मतलब दो डिफरेंट डेटाबेस आ जाए, तब दिक्कत है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। वहाँ पर कोई बढ़िया सपोर्ट नहीं है, तो ये दिक्कत है ना, ये भी दिक्कत है एक JDBC के पास। और JDBC पर काम करने के लिए आपको अच्छे नॉलेज की ज़रूरत होनी चाहिए SQL के बारे में, तब ना आप वहाँ पर क्वेरी चलाएंगे, राइट, समझ पा रहे हैं, ये बात है। और क्या दिक्कत है भैया, तो और दिक्कत है कि वर्जनिंग नहीं होती है। मान लीजिए कि ये राहुल का टेबल है, ठीक है, ये राहुल का टेबल है, राहुल, यहाँ मैं लिख देता हूँ राहुल। तो यहाँ अपडेटेड एट ऐसे करके एक टेबल बना होगा, है ना। यहाँ लेट्स से दिस इज द टेबल ऑफ राहुल बॉस। ओके, ये राहुल का टेबल है, लेट्स से, ठीक है। और ID नेम, और यहाँ पर और भी कुछ है, लेट्स से यहाँ है अपडेटेड एट, ठीक है। और ये ID में 1 राहुल, ये डेटाबेस है, राहुल का टेबल है, ठीक है, मतलब राहुल वाला टेबल जहाँ पे राहुल का रो इंसर्ट है। मान लीजिए कि आज का डेट है, जो भी डेट है 11, यहाँ पे टुडे डेट है ना, टुडेज डेट मैं लिख देता हूँ, आप अपने से डेट समझ जाना, ठीक है। तो 1 मिनट, तो ये जो डेट है यहाँ पर वर्जनिंग नहीं होती है ना, मतलब JDBC में ये वर्जनिंग नहीं होगी। वर्जनिंग मतलब क्या कि JDBC के पास ऐसा कोई ट्रैक नहीं है, ये कोई रिकॉर्ड करके नहीं रखता है कि ये जो हमारा डेटाबेस का रिकॉर्ड है वो कैसे, कब लास्ट टाइम कब मॉडिफाई हुआ था, ये सब वर्जनिंग है ना। वर्जनिंग की कौन सा क्या चेंजेज हुआ, ये सब का कोई ट्रैक नहीं है, कोई ट्रैक नहीं रखता है, कोई रिकॉर्ड करके ये ट्रैक नहीं रखता है इस सब रिकॉर्ड्स का, कौन, JDBC, ठीक है। वर्जनिंग और टाइम स्टैम्पिंग, ठीक है, कीप्स द ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द डेटा इज मॉडिफाइड। तो वर्जनिंग हो गया, वर्जनिंग का मतलब कितना बार डेटा चेंज हुआ है, यहाँ पर डेटा जो है वो कितना बार चेंज हो गया। और टाइम स्टैम्पिंग का मतलब कि कब कब चेंज हुआ है, तारीख बताओ, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर बैलेंस जो है, बैलेंस उसका बैलेंस जो था 500 था, आज 500 था, 600 था मान लीजिए, तो कल को हो सकता है, ठीक है, टुमारो डेट को
टुमारो डेट को क्या हो सकता है, वो निकाल सकता है 300 रुपीज़। तो इसके पास 300 बच सकते हैं बैलेंस राहुल के पास, है ना। तो जब राहुल के पास 300 बच सकते हैं तो ये चेंज हुआ कितना बार चेंज हुआ, ये कब कितने बजे चेंज हुआ, ये सब ट्रैक नहीं है इसके पास, कोई रिकॉर्ड नहीं है JDBC के पास। तो अगर कुछ दिक्कत आ गई कि कुछ अगर कोई फ्रॉड हो गया तो करने में दिक्कत है, इसको निकालने में जो JDBC यूज करेगा वहाँ से सब डेटाबेस प्रोसेस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए जो है JDBC थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्सिटी है, ओके, समझ गए। और क्या है दिक्कत, तो JDBC जो है पोजिशनल पैरामीटर्स रखता है। पोजिशनल पैरामीटर मतलब कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह आप यहाँ पर एक मतलब वेरिएबल दे देते हैं और वही कॉलम का नाम रहता है यहाँ पर, ठीक है, और वो कॉलम के नाम में जाके वैल्यू इंसर्ट हो जाता है, ये वेरिएबल का वैल्यू जो भी होता है इन सब इंसर्ट हो जाता है। तो ये तरीका है JDBC में, ये सब। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन तो छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है इसके बारे में समझना, ठीक है। आप JDBC पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी इतना समझिए कि इस तरीके से क्वेरी लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी पोजिशनल पैरामीटर अलाउ करता है, ये अलाउ नहीं करता है। इस तरीके से आप नेम लिख के अलाउ करेंगे तो नहीं होगा, सपोर्ट्स डजंट सपोर्ट्स नेम, ठीक है, ये नहीं सपोर्ट करता है। ये ऊपर वाला इस तरीके से सपोर्ट करता है, ये नहीं सपोर्ट करता है, समझ गए। तो यही सब प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हाइबरनेट जैसे फ्रेमवर्क आए, आईबैटिस जैसे फ्रेमवर्क आए, टॉप लिंक जैसे फ्रेमवर्क आए, इक्लिप्स लिंक जैसे फ्रेमवर्क आया, ठीक है, और स्प्रिंग ORM, स्प्रिंग डेटा इंटरनल यूजेज वन और अनदर फ्रेमवर्क, ठीक है, समझ में आया। तो स्प्रिंग जो क्या करता है, वो स्प्रिंग का डेटा, स्प्रिंग डेटा JPA और स्प्रिंग ORM जो है क्या यूज करता है, ये भी एक फ्रेमवर्क यूज करता है इंटरनली, हाइबरनेट, ठीक है, और जो भी है अपना। तो इस तरीके से जो है वो दिक्कत के बाद आप क्या करते हैं, आप जो है एक अच्छा फ्रेमवर्क चुनने का सोचते हैं कि यार चलो मैं बहुत कॉम्प्लेक्स, देखिए JDBC खराब नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, JDBC अच्छा है जब छोटा एप्लीकेशन बनाना है, बहुत छोटा। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन बनाना है तो उस केस में आप ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग टूल्स के पास जाइए, ORM सॉफ्टवेयर के पास जाइए, ORM फ्रेमवर्क्स के पास जाइए, जो कि JDBC एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम ऑब्जेक्ट दे देंगे इस JDBC को, एक ऑब्जेक्ट दे देंगे ऐसे स्टूडेंट का, ठीक है, और ये स्टूडेंट जाके हमारा डेटाबेस में सेव हो जाएगा, है ना, DB में यहाँ से जाएगा और यहाँ जाके ऐसे सेव हो जाएगा, गॉट इट। तो इन सब का प्रॉब्लम्स जो था, ये जो मैंने आपको तमाम प्रॉब्लम्स बताए, लिमिटेशंस बताए, उन सबको ठीक करने के लिए हाइबरनेट आया, ठीक है, इस तरीके से। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप बहुत कुछ सीखे होंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कोड विद अंकित। कुछ अच्छा लगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग इस प्रीमियम कोर्स का फ्री फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।